हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, जो हम आर ओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की हैं, स्टार्ट किए हैं, आज उसकी दूसरी क्लास है। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। जो पहला प्रश्न है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी फल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि तना आलू का खाने योग्य भाग होता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि तना। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है छाल, ऑप्शन डी है पुष्प। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि छाल। ठीक है, कुनैन जो है वह छाल से आती है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टली एल्कलॉइड है, जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान रोगों के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि छाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सूखी पत्तियों से, ऑप्शन बी है जड़ों से, ऑप्शन सी है बिना पके फल के लैक्टस से, ऑप्शन डी है पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। इसीलिए जो बिना पके फल के लेटेक्स से है, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, एजोला है एक। ठीक है, यह पूछ रहा है एजोला क्या है। इसका ऑप्शन ए है जलीय फर्म, ऑप्शन बी है जलीय एल्गी, ऑप्शन सी है जलीय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जलीय फर्ण। इसका सही उत्तर जलीय फर्ण होगा। बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। नीलहरी शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरी शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होती है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। ठीक है, जिसकी पत्तियों को पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी आप ध्यान रखिएगा, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी जानकारियाँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं तथा अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है? ऑप्शन ए है अस्थियों का, ऑप्शन बी है शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी है त्वचा मांसपेशी व अंगों का, ऑप्शन डी है जल का। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जल का। यानी कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग होता है वह जल का बना होता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है।
एक वयस्क मानव के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 70% भाग जल होता है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है ओमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है मैलियस, ऑप्शन डी है इंकस। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेपीज। ठीक है, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? यह आर्थोप्लास्टी के बारे में पूछा, यह क्या होता है? ऑप्शन ए है ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी है रुधिर आधान। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ही आर्थोप्लास्टी होती है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ठीक है, ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी सीमेंटम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क यानी कि इनेमल है। इनेमल को भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी दंतवल्क की जगह इनेमल लिखा रहता है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा वह चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का रंग क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है होता जो किसके कारण होता है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्यूटीन के कारण, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी है हीमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो RBC का रंग होता है वह लाल होता है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग जो लाल होता है उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वह गैसों के परिवहन का भी कार्य करती हैं। ठीक है, आज के ये 10 प्रश्न थे जो आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञान के जीव विज्ञान में खंड से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये प्रश्नों की श्रृंखला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रश्न हम सम्मिलित कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, हमारी सीरीज कैसी लग रही है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।